प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टोरी 10th में। आप देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जितने भी बच्चे देखो 2026 में अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर के आ गए हैं 25 फरवरी का साइंस का पेपर। तो अगर हम बात करें तो ये जो पेपर है आप लोगों का वायरल पेपर है और आप लोग इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर तैयार करो। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर तैयार करो, क्योंकि यहाँ से मेरे पर जो आप लोगों के एग्जाम में ज़रूर प्रश्न बनेंगे। देखो ये मेरे पास पेपर है 817 डिजिट का कोड है मेरा। यहाँ से देखो पूर्णांक हमारा 70 नंबर का है और ये मेरा अनुक्रमांक है, यहाँ पर मेरा नाम हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना है ना। तो देखो यहाँ पर मैं समय दिया 3 घंटे 15 मिनट का समय भी दिया है। तो अब यहाँ से देखो आप लोगों का आइडिया लग जाएगा कि हाँ पेपर कैसा आता है और कैसा पेपर आएगा 25 फरवरी को। बिल्कुल सेम आप लोग इस पेपर को तैयार करके आप लोग जान सकते हैं कि पेपर कैसा आने वाला है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ये सारे के सारे निर्देश हैं, इनको पढ़ लीजिए। ये सारे के सारे निर्देश हैं, है ना। जैसे निर्देश नंबर 1 कहता है कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। जो मेरा एक प्रश्न पत्र का जो खंड आ जो रहने वाला है वो मेरा खंड आ और खंड बा में विभाजित होने वाला जो मेरा प्रश्न पत्र है। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि खंड आ तथा खंड बा जो है 3 उपभाग जैसे 1, 2, 3 में विभाजित होने वाला है। जो मेरा खंड आ तथा खंड बा जो है वो 3 उपभागों में विभाजित होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर खंड नंबर निर्देश नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके हमको OMR उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं तथा इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। जब आप लोगों को OMR शीट दी जाए तो उस पर आप लोगों को उस OMR शीट को काटना नहीं है, उस पर व्हाइटनर का प्रयोग आदि का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। निर्देश नंबर 4 पढ़ लो। निर्देश नंबर 5, निर्देश नंबर 6। निर्देश नंबर 5 कहता है कि खंड बा में गुणात्मक प्रश्न है और निर्देश नंबर 6 कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक हैं। अब यहाँ पर देखो जो प्रश्न 1 नंबर का होगा उसके आगे 1 लिखा होगा, जो प्रश्न 2 नंबर का होगा उसके आगे 2 लिखा होगा। तो इस तरीके से मिलाकर हमारा ये पेपर बनेगा। अब चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन देख लो मेरे। क्वेश्चन देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ये मेरे सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल कराऊंगा। पूरा पेपर आप लोग समझ लो अपना, तभी पेपर देने जाना। देखो यहाँ पर लिखा है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न उपभाग 1। उपभाग 1 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे हमारे भौतिक विज्ञान, कहने का मतलब है कि फिजिक्स के कोई प्रश्न होंगे। तो इनको आप जरूर से जरूर तैयार करो। पहला देखो मेरा प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। तो आप लोगों को ओम को याद रखना है, पेपर देने जाना ओम को ही सही करना। अब चलो आगे देखो। फिर मेरा देखो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। ये भी पेपर में 1 ही नंबर का आएगा। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए। तो इसका देखो फार्मूला, इसका हमसे ओम का नियम का सूत्र पूछा गया तो इसका सूत्र होता है I बराबर VR। I बराबर VR मतलब कि पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। I बराबर VR मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो बात करते हैं कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो प्यारे बच्चों देखो वोल्ट दिया है, किलोवाट दिया है, एम्पियर दिया, वाट सेकंड दिया, लेकिन आप लोगों को वाट सेकंड को ही याद रखना है ना। तो ये मेरा वाट सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे अगर ले चलूँ तो यहाँ पर मेरा प्रश्न नंबर 4 कहता है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जो यहाँ पर देखो स्वस्थ मानव नेत्र के लिए, जिसकी आंख स्वस्थ होती है, तो उसके लिए यहाँ पर कहता है कि स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। चलिए बात करते हैं भाई। देखो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है ना। इस पेपर के सारे प्रश्नों को याद कर लो, है ना। पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लो आप लोग। देखो शून्य दिया है, ए ऑप्शन शून्य, बी ऑप्शन अनंत, सी ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन अनंत। लेकिन भाई इसका हमारा अनंत सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो मेरा जो प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो भाई न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो अगर उसका स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट तरीके से न्यूनतम दूरी कितनी होती है। चलिए प्रश्न नंबर 4 जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। तो प्रश्न नंबर 4 आप लोग मुझे बताइए।
प्रश्न नंबर 4 का मैं आप लोग मुझे बताइए प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो चलिए मैं ये वाला आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 5 कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है। 1 नंबर का ये भी आएगा। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर से हो जाएगा इसका, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे फिर हम ले चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस का 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पर कह रहा है कि एक जो अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ये भी देखो एक एक नंबर वाले प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस का 10 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य दिया है, अनंत दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है और माइनस का 25 है ना। तो ये माइनस का 25 सेंटीमीटर दिया। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे अनंत, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनंत को याद रखेंगे। चलो मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ उपभाग 2 पर। उपभाग नंबर 2 देखेंगे। उपभाग 2 के देखो कौन कौन से प्रश्न हैं। यहाँ पर लिखा है उपभाग 2, जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। प्यारे बच्चों 1 नंबर का पेपर में आएगा कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है ना। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है Na2CO3.10H2, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलो मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे कि आक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, आक्जेलिक अम्ल जो है ये किसका प्राकृतिक स्रोत है। आक्जेलिक अम्ल क्या नींबू में पाया जाता है। नींबू में आक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है, नींबू खट्टा होता है। इमली में आक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है। अच्छा, चींटे के डंकों में भी आक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है, लेकिन टमाटर में आक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका हमारा 9 का प्रश्न नंबर 9 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, इतना याद रखना है। आप चलो आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। ए ऑप्शन दिया है मेरा जिंक, बी ऑप्शन दिया है Ci, डी सी ऑप्शन दिया है मेरा Ag और डी ऑप्शन दिया है Hg। ये हमारे 4 ऑप्शन। लेकिन प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा जिंक सही हो जाएगा। जिंक को याद रखेंगे ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जिंक को सही करेंगे। चलो फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न 11 की ओर। प्रश्न 11 देखो यहाँ पर कह रहा है कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये भी 1 ही नंबर का आएगा, है ना। तो ये भी 1 ही नंबर का प्रश्न आएगा कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है। मेथिन दिया है, एथिन दिया है, इथिलीन दिया है और एसिटिलीन दिया है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य पूछा गया है, तो बताइए भाई कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का देखो एथिलीन सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही करेंगे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 देखो यहाँ पर कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। प्यारे बच्चों 1 नंबर का पेपर में आएगा कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो प्रश्न नंबर 12 है मेरा। तो अब देखो ऑक्सीजन की संयोजकता पूछी गई है ना। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। आप लोगों को ए का 2 ऑप्शन याद रखना है। और प्रश्न नंबर 13 कहता है कि तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक कितना है। तो भाई तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु संख्या कितनी है, उसकी परमाणु संख्या पूछी गई है। 1 नंबर का पेपर में आएगा तो भाई, है ना। तो प्रश्न 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 19 सही हो जाएगा। 19 को सही करेंगे। आप आगे देखो यहाँ से आप लोगों का बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बायोलॉजी के प्रश्न देख लो। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि जाइलम वाहिनियाँ बनी होती हैं। जाइलम वाहिनियाँ जो होती है किसकी बनी होती हैं। जाइलम वाहिनियाँ क्या जीवित कोशिकाओं की बनी होती हैं। जाइलम वाहिनियाँ क्या निर्जीव कोशिकाओं की बनी होती हैं, कि मृत कोशिकाओं की बनी होती है, कि प्रोटीन की बनी होती है। तो हमारी जाइलम जो होती है वो किसकी बनी होती हैं, यहाँ पर ये हमसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना जाइलम जो होती है वो मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं। जाइलम जो होती है मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं। तो आप लोगों को सी ऑप्शन को याद रखना है। चलो फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है।
पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, याद रखना कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ए ऑप्शन दिया सुक्रोज के रूप में, बी ऑप्शन दिया आयनों के रूप में, सी ऑप्शन दिया यौगिकों के रूप में, डी ऑप्शन दिया गैसीय रूप में। तो हमारे ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में याद रखेंगे ना। तो प्रश्न नंबर 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो मैं आगे और आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 16 की ओर कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। जो मनुष्य का जो मस्तिष्क जो होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार कितना होता है, ये यहाँ पर पूछा गया। तो भाई कितना भार होता है, देख लो। ए ऑप्शन दिया 1000 से 1100 है ना, 1000 से 1100, 900 से 1000, 1300 से 1400 और 1600 से 1800। तो यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन को सही करेंगे, 1300 से 1400 तक इस भार हो जाता है। और प्रश्न नंबर 17 कहता है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। अब देखिए भाई बात करते हैं कि है ना, कि पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन दिया जाइलम द्वारा, बी ऑप्शन दिया फ्लोएम द्वारा, सी ऑप्शन दिया कार्टेक्स द्वारा, डी ऑप्शन दिया मज्जा द्वारा। तो भाई इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर जो मेरा 17 है, तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो पौधों में अगर भोजन के बारे में बात करें तो मेरा फ्लोएम ही सही हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब आगे देखो ये 2 प्रश्न और देख लो। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस, प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। अब देखो मतलब कि जैसे कैल्शियम और फास्फोरस का जो उपापचय के लिए के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी, अग्न्याशय, कहाँ से जो हार्मोन स्रावित होता है ये पूछा गया। तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा पैराथायराइड यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 19 को देखो कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। जो नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि कौन सी है प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न एक ही नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया वर्तिकाग्र, बी ऑप्शन दिया वर्तिका, सी ऑप्शन दिया अंडाशय, डी ऑप्शन दिया अंडीय बीजांड। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा वर्तिका। आप लोगों को बी ऑप्शन को याद रखना है, वर्तिका को याद रखना है। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे कि परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचाना कहलाता है। मतलब कि क्या करता है कि जो परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचाना, उसका मतलब क्या होता है ना। तो भाई परागण होता है कि गर्भाधान होता है कि उत्सवेदन होता है कि प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई परागण को याद रखेंगे, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए भाई ये मैंने आप लोगों को प्रश्न बताए है ना, 20 प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो गए। तो अब देखो 20 प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो गए, तो 20 प्रश्न आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। अब मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। अब देखो यहाँ से आप लोगों का खंड बा स्टार्ट हो जाता है। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न देख लो, ये सारे सर्वनात्मक प्रश्न है। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। उपभाग 1 दिया है, देखो उपभाग 1 में 4-4 नंबर वाले प्रश्न देखो पूछे गए हैं कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। ये हमारा पहला प्रश्न है जो कि हमारा 4 ही नंबर का आएगा। दूसरा प्रश्न है मेरे कि सड़कों पर लगे लैंप के ऊपर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, इस दर्पण का एक उपयोग बताइए। तो ये भी 4 ही नंबर का आएगा। अब प्रश्न नंबर 3 जो है, प्रश्न नंबर 3 भी 4 ही नंबर का आएगा कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। तो ये भी 4 ही नंबर का आएगा। अब आगे देखो, आगे फिर मेरा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि एक जनित्र से आप क्या समझते हैं। मतलब एक जनित्र से आप क्या समझते हैं, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बीच क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों हमसे कहा गया कि एक जनित्र से आप क्या समझते हैं और फिर हमको बताना है कि दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा के बीच क्या अंतर है। 6 नंबर का पेपर में आएगा पूरा प्रश्न। अब देखो अथवा करके लिखा है। आप लोगों को अगर इसका उत्तर नहीं याद हो तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, प्रेरित विद्युत भाग बल को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमारे ये भौतिक विज्ञान के प्रश्न हो जाते हैं, है ना। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। अब मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। अब मैं ले चलता हूँ उपभाग 2 पर। उपभाग 2 देखो यहाँ पर कहता है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम और अणु सूत्र लिखिए। इसके बनाने की विधि केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। मतलब कि जो हमारा खाने का जो सोडा होता है, खाने के सोडे का हमें यहाँ पर रासायनिक नाम और उसका अणु सूत्र लिखना है और हमें फिर इसके बनाने की केवल रासायनिक अभिक्रिया देनी है। तो भाई 4 नंबर का पेपर में आएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे, जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए।
तो भाई ये भी 4 ही नंबर का आएगा, है ना, इतना समझ लो। अब ये प्रश्न 4 नंबर का आएगा, प्रश्न नंबर 6 भी 4 नंबर का आएगा, प्रश्न नंबर 7 जो है, लेकिन ये 6 नंबर का आएगा। इतना याद रखना कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो भाई अब हमारा ये 6 नंबर का आएगा, है ना। ये देखो अथवा करके लिखा है। आप लोगों को अगर इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखिए, इसका एक उपयोग भी बताइए। तो भाई ये हमारे उपयोग हो जाएगा। अब देखो यहाँ से बात करते हैं। उपभाग 3 हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि आत्सिन क्या है, प्रकाश अनुवर्तन में आत्सिन के कार्यों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर वाला आएगा। प्रश्न 9 देख लो, काय की जनन क्या होता है, इसमें भाग लेने वाले पादप अंगों के नाम लिखिए। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट कर लो, है ना, इतने प्रश्न देख लो और यहाँ से पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो भाई चलिए आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।